तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो अपने ये डिस्कस करते हैं कि ट्वेल्थ में कौन से चैप्टर्स तुम पढ़ने वाले हो, एंड उसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है वो हम देखते हैं। एंड वो पहला चैप्टर हो सके तो आज विल ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है। तो ट्वेल्थ में अगर तुम देखोगे तो मेजर कौन से चैप्टर्स है, तो सबसे पहले तो सबसे पहला पार्ट जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी अगर तुम देखोगे तो इस पे दो मेजर यूनिट्स है। एक है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो पहले यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले यूनिट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास चार्ज है और वो चार्ज रेस्ट में है तो उसके वजह से कौन से चीज़ें होने वाली है। लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे कहीं पे भी तुम्हें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे चीज़ें हम जनरली कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एंड काफ़ी हद तक देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारे ग्रेविटेशन से सिमिलर है। जैसे ग्रेविटेशन में भी हमने पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने उसमें भी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था। एंड जब उसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि अलग अलग शेप्स का ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे कहाँ पर होगा। जैसे अगर हमने सॉलिड स्फीयर लिया है तो सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, अंदर कितना होगा। इसी तरह पोटेंशियल के बारे में भी हमने पढ़ा था। एंड पोटेंशियल में अगर तुम देखोगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है वो सारे चीज़ें हमने देखा। तो सिमिलर वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सारे चीज़ें वापस पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अगर अलग अलग शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो वो सारे चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ये वाले बैनर के अंदर, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता चल रहा होगा कि चार्ज जब तुम्हारा मूव करता है उसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, उसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, करंट के बारे में पढ़ना। 10th स्टैंडर्ड में जो तुमने पढ़ा था कि ए मीटर के बारे में पढ़ा था, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल, उसके बारे में पढ़ा था। तो वो सारे चीज़ें हम इस पर पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। और थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी है जिसके बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो वो सारे चीज़ें हम इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, विच इज़ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ओवरऑल तुम ऐसे मान के चल सकते हो कि एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसपे दो पार्ट्स है, पहला है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसके बाद जो टॉपिक है वो है तुम्हारा मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में अगेन तुम देखोगे तो वापस दो टॉपिक्स है। एक है तुम्हारा मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिज्म और दूसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे तुमने टॉपिक्स 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 में अगर तुम देखोगे तो यही टॉपिक्स हमने पढ़ा था। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, करंट के वजह से आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें याद हो तो ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट क्या है, सर्कुलर कॉइल पे करंट फ्लो करेगा तो कहाँ कहाँ कैसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एंड सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा था। तो वो सारे चीज़ें पहले तो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद वाला टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो हमने फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसको ही डिटेल में पढ़ेंगे ये टॉपिक में, विच इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, अभी तक जो भी हमने करंट पढ़ा है वो सब कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है, ठीक है। डायरेक्ट करंट मतलब जिसका एक सिंगल डायरेक्शन होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। जबकि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसा करंट जिसका दो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे तुम्हें याद हो तो लेंज रूल तुमने पढ़ा होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में, जिसमें मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास में ले आते हैं तो एक डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो होता है और दूर ले जाते हैं तो करंट तुम्हारा दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम जो जेनरिक यूज करते हैं, जनरल यूजेस जो हम करते हैं करंट का, वो कौन सा करंट हम यूज करते हैं, तो वो अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। तो इसीलिए हम ये पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट अगर आता है तो उसको, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और उसके यूज क्या करना है। एंड अल्टरनेटिंग करंट में हम एक और चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक और कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है तुम्हारा इंडक्टर। जैसे 12th स्टैंडर्ड में तुम तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ोगे, पहला हो गया तुम्हारा रेजिस्टर,
ठीक है। रेजिस्टर क्या होता है वो ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। रेजिस्टर इट इज अ कंपोनेंट विच इज गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है तुम्हारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है वो भी हम 12th में ही पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। एंड थर्ड चीज है वो है हमारा इंडक्टर। ठीक है, वो भी हम ये अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंडक्टर एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज अ इंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का मेजर दो पार्ट। पहला पार्ट हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा पार्ट हो गया तुम्हारा मैग्नेटिज्म। एंड इसके बाद वाले टॉपिक अगर तुम देखोगे तो इसके बाद वाला टॉपिक है वो है हमारा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है सबको पता है, व्हाट इज ऑप्टिक्स? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइट वी जनरली कॉल इट एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट है, एक है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स। जैसे हमें पता है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टिकल एंड लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज वेव। जब लाइट को हम पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर पाते हैं। जबकि ऐसे भी फिनोमिना है जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस हो गया या डिफ्रैक्शन हो गया, तो उसमें जब तुम लाइट को पार्टिकल कंसिडर करके करते हो तो वो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो वहां पर तुम्हें लाइट को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें लाइट को वेव कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही है, वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव कंसिडर करेंगे और उसके वजह से जो भी फिनोमिना हो रहा है, जैसे मैंने दो फिनोमिना बताया, एक है इंटरफेरेंस और दूसरा है तुम्हारा डिफ्रैक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। एंड रे ऑप्टिक्स में हम वापस वही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस लेंस जो है, लेंस के अंदर कितना रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उस पर कहाँ पे तुम्हारा इमेज बनेगा, वो सारे चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे 12th स्टैंडर्ड का एक एक्सपेरिमेंट तो तुमने परफॉर्म किया था 11th में, फोकल लेंथ मेजर किया था तुमने कॉन्वेक्स लेंस का। तो वो सारे चीजें हम कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो सारे चीजें हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। एंड इसके अलावा रे ऑप्टिक्स में थोड़े बहुत डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, लाइक टेलीस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है एंड उसमें मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है। तो वो सारे चीज़ें हम कहाँ पर करने वाले हैं, वो सारे चीज़ें हम रे ऑप्टिक्स में करने वाले हैं। एंड इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड का वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब है 18th सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स हमने डेवलप किया वो हो गया हमारा मॉडर्न फिजिक्स। काफी हद तक अगर तुम देखोगे तो ये केमिस्ट्री जैसा है। केमिस्ट्री में जैसे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ तुम क्या पढ़ने वाले हो, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी शायद तक अभी तक तुमने पढ़ा नहीं होगा, तो हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एंड तुमने ये तो पढ़ा होगा अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, तो वो सब हम देखेंगे। एंड एक्स रेज कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारे चीजें देखेंगे। उसके अलावा हम थोड़े बहुत सर्किट के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्किट इन द सेंस जैसे तुमने देखा होगा कि टीवी का रिमोट ले लो या तुम्हारा टीवी ही ले लो, उसके अंदर अगर तुमने देखा होगा तो ग्रीन कलर का एक पैनल लगा हुआ होता है। ठीक है, वो ग्रीन कलर का पैनल अगर तुम देखोगे तो वो सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस से बने हुए होते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस क्या होता है एंड सेमी कंडक्टर्स क्या होता है, एंड अलग अलग चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दिस इज ओवरऑल योर 12th स्टैंडर्ड। इतने ही टॉपिक्स है तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में। एंड कंपैरेटिवली अगर तुम देखोगे तो 11th के कंपैरिजन में तुम्हारा 12th जो है वो इजी है। ठीक है, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पहला टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जैसे हमने ये पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके वजह से कौन से फिनोमिना हम देखने वाले हैं, वो सारे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस चैप्टर, सबसे पहले तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि चार्ज क्या है। हमें बताएगा व्हाट इज चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। और कोई बताएगा व्हाट इज चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है। और कोई बताएगा, रविकांत व्हाट इज। वैभव, विवेक, चार्ज। तो जनरली देखो ऐसा होता है, 12th में आ गए फिर भी जब हमसे कोई पूछता है चार्ज क्या है,
तो तुरंत दिमाग में यही आता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है। चार्ज का मतलब क्या है? तो चार्ज का मतलब ऐसा है, जैसे मास है, ठीक है, बॉडी का जो मास है, मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम ऐसा बोलते हैं कि मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो जगह ऑक्यूपाई करता है या अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसके बारे में वो बताता है। तो वैसे ही चार्ज भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स बनते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट्स बनते हैं। तो ओवरऑल तुम चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये चार्ज ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी बनते हैं, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा तभी क्या बनेगा तुम्हारा? करंट। और जब करंट बनेगा तभी तुम्हारा आसपास क्या डेवलप होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। आई ये समझ में? तो ओवरऑल तुम ऐसा बोल सकते हो कि चार्ज क्या है? तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके वजह से और क्या हो रहा है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलता है। आई ये समझ में? तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच देयर इज एन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई डाउट है इसमें? अब चार्ज के बारे में तो हमने पढ़ लिया, चार्ज के थोड़े प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो चार्ज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का? तो दूसरा प्रॉपर्टी ऐसा है कि चार्ज इट इज एडिटिव इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इन नेचर? जैसे कोई बॉडी है, वो बॉडी पे अगर मान लो 5 कूलम का चार्ज है, उसमें मैं और 2 कूलम चार्ज डाल दूंगा तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? 7। तो बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी तुम ऐसा बोल सकते हो कि जितना भी चार्ज तुम बॉडी को डालोगे डायरेक्टली तुम ऐड कर सकते हो। अब तुम्हारे पास 7 कूलम है, उसमें मैं -3 कूलम का चार्ज डालूंगा तो अब कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो चार्ज कैसा है? इट इज एडिटिव इन नेचर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे तुम बोल सकते हो कि चार्ज इट इज कंजर्व्ड। ये तो तुम्हें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व? क्या होता है कंजर्व? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज इज कंजर्व। तो एक सिस्टम में अगर तुम देखोगे, एक सिस्टम में या एक बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी है, छोटे लेवल पे अगर हम देखते हैं कोई न्यूट्रल बॉडी है, वो न्यूट्रल बॉडी से अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो वो न्यूट्रल बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? +5e का पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट पूरे सिस्टम में अभी मेरे पास यहाँ वो बॉडी पे +5e का चार्ज है और मेरे हाथ में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो गया? 0 सिस्टम का, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो साथ साथ में कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज भी बनेगा। तो ओवरऑल कोई भी सिस्टम तुम कंसिडर कर लोगे या पूरे यूनिवर्स को भी कंसिडर कर लोगे, चार्ज है वो चार्ज हमेशा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंजर्व। आए ये समझ में? एंड इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो तुम्हें ध्यान में रखना है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इट इज इनवेरिएंट। अब इसका क्या मतलब है? इनवेरिएंट का मतलब वो चेंज नहीं होता। चार्ज को तुम कहीं पे भी ले जाओ, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, वो कहीं पे चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट चार्ज इट इज इनवेरिएंट इन नेचर। आए ये समझ में? तो चार्ज तुम्हारा कैसे होने वाला है? चार्ज तुम्हारा इनवेरिएंट होने वाला है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है वो हमेशा कैसा है? चार्ज हमेशा हमारा क्वांटाइज्ड है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब तनिष्क बताएगा? विहन, यश, आदित्य, कुछ भी बोलो, जो आता है बोलो। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वांटाइजेशन को ऐसे समझ सकते हो, ये वाला फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, Q = Ne। मतलब एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जब तुम चार्ज ट्रांसफर करोगे तो चार्ज जो है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स में ही ट्रांसफर होगा।
मतलब चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया? चार्ज का सबसे छोटा यूनिट हम बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, चार्ज ऐसे सिस्टम में किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर कूलम? ऐसे ऐसे तुमने पढ़ा होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन कैथोड व्हाइल पासिंग थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. याद आया? एंड इसके अलावा तुम चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये तो तुम्हें पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 एम्पियर ऑफ अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड एंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 कूलम. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही है, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन कैथोड व्हाइल पासिंग थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे करके भी तुम चार्ज को कूलम को डिफाइन कर सकते हो. कोई डाउट है यहाँ पर? तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है. एंड चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है एडिटिव है, तीसरा ये कंजर्व्ड है, फोर्थ क्वांटाइज्ड है एंड फिफ्थ इनवेरिएंट है. ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखना है. अब स्केलर का मतलब तो पता है कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है. एडिटिव का मतलब है कि डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो. कंजर्व का मतलब है कि सिस्टम का चार्ज जो है वो हमेशा सेम रहने वाला है. इनवेरिएंट का मतलब है टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में चार्ज का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है. एंड क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? क्वांटाइज्ड का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो एक बॉडी से तुम दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो, इट इज नथिंग बट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में ही तुम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो. कोई डाउट है यहां तक? इतना लिख लो, लिखना हो तो नोटबुक. चार्ज का डेफिनेशन लिख लेना, और ये लिख लेना चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं. कोई भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज. किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज. इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक मतलब आए ये समझ में? अभी तक हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, ठीक है? तो सिर्फ मिटा दो इसको. हाँ, यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ बना. नेक्स्ट देखो, क्या अभी तक लिख रहे हो तुम लोग? सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है. लिख लो, हो गया? देख लो फटाफट. हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब देखो, अब और एक बेसिक चीज हम पढ़ने वाले हैं जो तुम पहले से पढ़ के आए हो. दैट इज, सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है तुम्हारा कंडक्टर और दूसरा होता है तुम्हारा इंसुलेटर. कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं.
कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या होते हैं? मेटल को हम कंडक्टर बोल सकते हैं। मेटल को कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। एंड इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें करंट तुम्हारा फ्लो नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि कंडक्टर मतलब मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और मटेरियल which is having more number of free electrons we generally call them as conductor. And insulator का मतलब हो गया material which does not conduct electricity or which does not have more number of free electrons we generally call them as insulator. अब इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब हम आगे का टॉपिक क्या करने वाले हैं कि कोई भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू चार्ज अ बॉडी, ठीक है। तो जब बॉडी को चार्ज करना है, अभी हमने पढ़ा बॉडी दो तरीके के होते हैं, कौन से? एक हो गया तुम्हारा कंडक्टर एंड दूसरा हो गया तुम्हारा इंसुलेटर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इनको चार्ज करने का जो टेक्निक है वो भी अलग अलग होगा? पहले तो ये समझते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर पे तुमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, या मान लो तुमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, जो भी चार्ज देना हो वो तुमने दे दिया, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि हमने इस पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो कंडक्टर के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे कहीं पे भी घूम सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इसके जो सरफेस है वो सरफेस पे अलाइन कर लेंगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम कंडक्टर को कोई भी चार्ज दोगे, वॉट एवर मे बी द चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारे चार्ज तुम्हें कहां पर देखने को मिलेगा? उसके सरफेस पे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव द पोटेंशियल टू मूव अलोंग द सरफेस। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि कंडक्टर पे जब भी तुम चार्ज दोगे तो वो चार्ज कहां पर रिसाइड करेगा? वो चार्ज जनरली तुम्हारा सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है। अब कंडक्टर को चार्ज करना बहुत आसान है। कैसे? यहां पर मैंने एक कंडक्टर लिया जिसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब मैंने यहां पर एक और कंडक्टर लिया और ये न्यूट्रल है अभी फिलहाल के लिए, तो और इनको मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूंगा तो क्या होगा? जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेंगे? अपने आप मूव करना शुरू करेंगे। तो मूव करते करते धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यहां के सरफेसेस पे आ जाएंगे। कब तक यह होगा? तब तक दोनों में चार्ज तुम्हारा इक्वल हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड ध्यान ये रखना है कि कंडक्शन सिर्फ किस पे पॉसिबल है? कंडक्टर्स पे पॉसिबल है। इंसुलेटर को अगर तुम ले आओगे तो इंसुलेटर पे तो कंडक्शन वाला पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आए ये समझ में? क्योंकि इंसुलेटर पे जब तुम चार्ज दोगे वो चार्ज जो है वो सरफेस पे आएगा ही नहीं, तो उसको तुम ऐसे कंडक्शन से कभी चार्ज नहीं कर सकते। आए ये समझ में? तो बताओ कि इंसुलेटर को कैसे चार्ज करेंगे? इंसुलेटर को हम फ्रिक्शन से चार्ज करेंगे। दैट इज यू आर गोइंग टू रब टू बॉडीज। जब दो बॉडीज को तुम रब करोगे तो क्या होगा? जैसे तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब तुम रब करोगे, एबोनाइट रॉड को जब तुम कैट स्पर के साथ रब करोगे, तो जनरली क्या होगा? तुम्हें चार्ज देखने को मिलेगा। तो वहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? वहां पर एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो वहां पर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बहुत मास जो है वो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। और मास के अंदर ही तो होते हैं एटम्स और वो सारे चीजें, तो उन्हीं के अंदर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और वो सारे चीजें। तो मास जब ट्रांसफर हो रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं? यानी उस तरह से हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं। क्या आए ये समझ में? तो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि इंसुलेटर को चार्ज कैसे करेंगे? तो इंसुलेटर को चार्ज करेंगे बाय फ्रिक्शन। आए ये समझ में? एंड एक और टेक्निक है कंडक्टर को चार्ज करने का जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में भी तुमने पढ़ा होगा। इंडक्शन में जनरली क्या होता है? जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एंड कंडक्टर है, और ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। न्यूट्रल कंडक्टर होने के बाद यहां पर तुम क्या कर रहे हो? एक और बॉडी को लेके आ रहे हो, और ये बॉडी सपोज मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये बॉडी को अब तुमने टच नहीं करवाया, ठीक है, इसको सिर्फ ये कंडक्टर के बाजू में तुमने रखा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस कंडीशन? यहां पे पोलराइजेशन होगा, मतलब जो न्यूट्रल वाला पार्ट है उस पर टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे और प्रोटॉन्स अलग होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे?
ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये वाले सरफेस पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे से ही तो टूट के इलेक्ट्रॉन आगे आया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, आए ये समझ में। अब मान लो कि ये वाला जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी को अब मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अर्थ के साथ। एंड हमें पता है कि अर्थ क्या होता है, अर्थ इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स एज वेल एज सिंक। उसमें से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तुम निकाल सकते हो और उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स देना हो तुम उतना इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्शन की वजह से यहां पर है, तो और इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे अर्थ से फ्लो होना शुरू करेंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे आ जाएंगे, जिसके वजह से ये सारे चीजें क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड फिर जब तुम अर्थिंग को हटा दोगे, इसको भी हटा दोगे, तो ये बॉडी तुम्हारा कौन से चार्ज का हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज वन टेक्निक विच वी जनरली कॉल इट एज इंडक्शन। आया समझ में। एंड अगर तुम देखोगे तो कंडक्शन में क्या हो रहा था, तो कंडक्शन में अगर तुम देखोगे तो नेगेटिव चार्ज बॉडी था और न्यूट्रल बॉडी को उसने कौन सा चार्ज दिलाया, नेगेटिव। एंड इंडक्शन में अगर तुम देखोगे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी था तो उसने कौन सा चार्ज बना के दिया, नेगेटिव। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करना है तो वी जनरली प्रेफर कंडक्शन, एंड अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज प्रेफर करना है तो वी जनरली प्रेफर इंडक्शन। आए ये समझ में। सो दिस इज हाउ यू कैन जनरली चार्ज अ बॉडी। आए ये समझ में। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होता है और कोई भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने का 3 तरीका हमने देखा, पहला है कंडक्शन, दूसरा है फ्रिक्शन एंड तीसरा है हमारा इंडक्शन। कोई डाउट है यहाँ तक, इसको भी लिखना हो तो लिख लो, थोड़ा फटाफट लिख लेना। ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है। नहीं नहीं, 12 के सारे चैप्टर्स इजी। डन। हो गया। हो गया। थोड़ा सा टॉपिक है वो है कि तुम चार्ज कोई भी बॉडी है उसमें कौन सा चार्ज है कैसे तुम डिटेक्ट कर सकते हो। इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये चीज ध्यान में रखना, तुमने इसके बारे में तुम्हारे 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप यू कैन फाइंड आउट कि कैसे तुम्हारा बॉडी चार्ज है, तुम्हारा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर तुम्हारा बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अगर
अगर तुम्हें याद हो तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, 2 गोल्ड के लीव्स होते हैं। पहले हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को ही चार्ज कर देते हैं, उसके बाद अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज ले आते हैं तो वो लीव जो है वो दूर चले जाते हैं, एंड अगर अपोजिट चार्ज ले आते हैं तो वो लीव जो है वो पास में आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हम बॉडी लेकर आए थे उस पर कौन सा चार्ज है। ठीक है, क्लियर है इसमें? सो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चार्ज को डिटेक्ट करने का एक जो है वो है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आए ये समझ में? कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं जो है हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज क्यों होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना चार्ज होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमारे पास 2 चार्जेस है और वो दोनों चार्जेस रेस्ट में है, तो उनके बीच में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि या तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसको तुम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में भी ऐड कर सकते हो कि सेम टाइप ऑफ चार्ज जनरली रिपल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो जनरली अट्रैक्ट करता है। तो कूलम्स लॉ पे हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसका मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक चार्ज लिया हुआ है, लेट दिस चार्ज बी इक्वल टू Q1, एंड यहां पर मैंने एक और चार्ज लिया है, लेट दिस चार्ज बी इक्वल टू Q2। अब इनके सेंटर्स के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं सपोज r है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। ठीक है, काफी हद तक अगर तुम देखोगे तो इट इज सिमिलर टू योर ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, कूलम ने ये बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अगर तुम्हें याद हो तो ग्रेविटेशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास था, और यहां पर क्या हो गया, फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। एंड सेकेंड पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर ये दोनों चीज को कंबाइन करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर लगाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है K, एंड K का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, K का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर 2 चार्जेस रेस्ट में हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आइए ये समझ में देखो, लॉ और लॉ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों का अंतर क्या है वो पहले समझते हैं। एंड यहाँ पर मैंने जो K लिख के रखा था वो K के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला चीज तो ऐसा है, पहले तो सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन और उस पर सिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी ऐसा है, अगर तुम्हें याद हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता था या कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता था,
टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग द मासेस। तो यहां पर ये वाला चीज तो है ही कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे एक्ट करने वाला है, इट इज गोइंग टू एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ठीक है। एंड जैसे हमने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मतलब ये वाला मास इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला मास इस पे लगाएगा, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। सिमिलरली हम यहां पर भी ऐसा बोल सकते हैं कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा, बट दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। एंड ये कूलम्स लॉ कहां कहां एप्लीकेबल है? तो पहला चीज ऐसा है कि कूलम्स लॉ सिर्फ स्टैटिक चार्जेस पे एप्लीकेबल है, या फिर तुम इसको करके भी देख सकते हो कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। पहला लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक चार्ज? जो चार्जेस रेस्ट में है उसी पे हम क्या लगा सकते हैं? कूलम्स लॉ। आए ये समझ में? एंड सेकेंड लिमिटेशन ऐसा है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगर कोई और शेप ऑफ बॉडी होगा तो वहां पर तुम कूलम्स लॉ प्रॉपरली नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वहां पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगाना। ग्रेविटेशन भी हमने देखा था कि पॉइंट मासेस पे ही लगता है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है? पॉइंट चार्जेस पे ही लगता है। ये समझ में? अब यहाँ पर एक और चीज जो हमें देखना था, वो चीज क्या था? जो हमारा फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर मेरा चार्ज है Q1, यहाँ पर मेरा चार्ज है Q2 और इनके बीच में R, ठीक है। अब K का मतलब क्या बताया था हमने? K का मतलब मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। अब K का फॉर्मूला क्या होता है? तो K का फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो K का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला जो टर्म है, ये टर्म थोड़ा सा नया है। ये टर्म का मतलब क्या है? तो ये टर्म का मतलब है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब थोड़ा डिटेल में इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, थोड़ा ये अलग है। यहां पर जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला जब मैंने तुम्हें अभी डिराइव करके बताया, तब मैंने ऐसे एज्यूम किया कि मेरे चार्जेस जो है वो फ्री स्पेस पे है। अगर मान लो चार्जेस जो है कोई मटेरियल के अंदर होंगे तो उनके बीच में, या कोई मीडियम के अंदर होंगे तो उनके बीच में तब जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो क्यों होगा वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखना कि K का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड एप्सिलॉन नॉट का मैथमेटिकल वैल्यू क्या है? इट इज 8.85 इंटू 10 पावर -12। एंड इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो K का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इन SI सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे चीजें किसके लिए है? ये सारे चीजें तुम्हारे फ्री स्पेस के लिए। आए ये समझ में? जब चार्जेस तुम्हारा कोई मीडियम के अंदर जाएगा तो थोड़ा बहुत इस पे चेंजेस होने वाला है। वो क्या होगा वो अभी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट K का वैल्यू क्या है? K का वैल्यू है तुम्हारा 9 इंटू 10 पावर 9। एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10 पावर -12। वो भी कौन से सिस्टम में? SI सिस्टम में। आए ये समझ में? कोई डाउट है इसमें? एंड CGS सिस्टम में अगर तुम देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 1/4 पाई। तो 1/4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। K का वैल्यू CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये अगर याद रखना हो तो ये इस चीज को भी तुम याद रख सकते हो कि इन CGS सिस्टम द वैल्यू ऑफ K, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इज 1। एंड एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस इट इज गोइंग टू बी 8.85 into 10 power -12 in SI system, and in CGS system its value it will be 1/4 pi। आया यहां तक समझ में? अब देख लो, फिर उसके बाद लिखना। अब मैं जो बोल रहा हूं मीडियम के वजह से क्या होगा वो चीज हम समझ रहे हैं। ध्यान से देखना, यहां पर मैंने एक चार्ज ले रखा है Q1 और यहां पर मैंने एक चार्ज ले रखा है Q2। अब मान लो कि ये फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस में है तो क्या होगा? Q1 Q2 पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एंड वो रिपल्सिव फोर्स को मैं मान लेता हूं सपोज F, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर है ये? एंड क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज गोइंग टू बी F।
आया यहाँ तक समझ में? एंड ये F का वैल्यू तो तुम्हें पता है क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर मान लो यहां पर एक और चार्ज होता, कोई भी चार्ज होता Q3, ठीक है, कोई भी चार्ज होता, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि Q3 भी अब Q2 पे फोर्स लगाएगा? एंड वो कौन से डायरेक्शन में लगाएगा? रिपल्सिव, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको F1 एंड Q3 Q1 पे भी एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, एंड उसको अपने मान लेते हैं F2 क्योंकि वैल्यूज अलग होंगे। आए ये समझ में? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 एंड Q1 गॉट डिस्टर्ब, चेंज हो गए। जब ये चार्ज नहीं था तो दोनों पे कितना फोर्स लग रहा था? F और F। अभी भी Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है? F। बट Q3 आने के वजह से Q2 पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, जिसके वजह से Q2 पे नेट फोर्स तुम्हारा चेंज हो गया। अब अगर मान लो ये चार्ज इतना बड़ा होता कि ये दोनों चार्ज इस चार्ज के अंदर ही होते, तो भी ऐसा पॉसिबल है कि ये चार्ज के वजह से उस पर कोई और फोर्स लगेगा, यानी नेट फोर्स पे वेरिएशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम चार्जेस को कोई मीडियम के अंदर प्लेस करोगे तो नेट फोर्स पे क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो तो सेम रहने वाला है, बट ओवरऑल नेट फोर्स में क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। आया समझ में? तो अब वो वेरिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए एक चीज है जो हमें ध्यान में रखना है, वो चीज ऐसा है कि सिंपली वी आर गोइंग टू चेंज द फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट इन सच अ वे कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर मीडियम को ध्यान में रखते हुए हम इंस्टेड ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इससे क्या होगा? जनरली हमारा जो एप्सिलॉन है इट इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, वेयर एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर द permittivity in a given medium and epsilon naught stands for permittivity of free space and epsilon r stands for relative permittivity। ठीक है, जैसे relative permittivity को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, epsilon upon epsilon naught। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि फ्री स्पेस पे रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड कोई भी मीडियम पे रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1। इसीलिए हम यहां पर फोर्स पे क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन। ठीक है, आए ये समझ में? एंड तो क्या मैं अब ये लिख सकता हूं कि फ्री स्पेस में अगर होता मेरा चार्ज तो उसका फोर्स क्या होता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब मैं कोई और मीडियम में डाल देता हूं, अब मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं आगे क्या लिख दूंगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे तो किसका वैल्यू दिया हुआ होगा? एप्सिलॉन R का वैल्यू दिया हुआ होगा, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? F डैश इट इज नथिंग बट F अपॉन एप्सिलॉन R। एंड कई सारे जगह पे एप्सिलॉन R के जगह ऐसे ग्रीक लेटर K जैसा भी लिखते हैं और उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो तुम देख सकते हो कि जब दो चार्जेस को तुम मीडियम के अंदर ले जाओगे तो ओवरऑल दो चार्जेस पे जो फोर्स है वो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। और कौन से फैक्टर से डिक्रीज होता है? रिलेटिव परमिटिविटी से या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आए ये समझ में? कोई डाउट है इसमें? तो ये चीज हमें रखना है कूलम्स लॉ पे कि कूलम्स लॉ पे जो फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एंड फ्री स्पेस पे अगर तुम देखोगे तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या होता है? 1। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो तुम्हारा यही है, ठीक है। और इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं? इसके जगह पे अगर तुम देखते हो तो हम जनरली लिखते हैं E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एंड एप्सिलॉन R के जगह पे हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन R 1 के बराबर होगा फॉर फ्री स्पेस एंड इसका वैल्यू कुछ और हो सकता है विच इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर मीडियम। इसीलिए हमारा फोर्स का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। क्या ये समझ में आया? मीडियम पे चार्ज रखने की वजह से फोर्स में क्यों वेरिएशन आ रहा है? क्योंकि मीडियम भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, इसके लिए नेट फोर्स में वेरिएशन आ जाता है। कोई डाउट है यहां तक? लिख लो इसको। ये लिखा हुआ है, ये लिखा, ये पहले लिख लो, ये लिख दिया।
सीधे लगेगा लाइन लिखने में। डन, आ रहा है समझ में? कुलम्स लॉ काफी हद तक तुम देखोगे ना तो ग्रेविटेशन जैसा ही है, बट वहां पे जी का वैल्यू अलग है और यहाँ पर ए का वैल्यू अलग है। एंड वहां पर तो क्या है कि प्लैनेट्स थे तो सब कुछ फ्री स्पेस ही था, और यहाँ पर चार्ज है तो फिर मीडियम भी आ जाता है, इसके लिए थोड़ा सा वेरिएशन है। आया समझ में? हो गया? आवाज
हमने किसके बारे में अभी पढ़ा? कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है। कूलम्स लॉ में हमने किसके बारे में पढ़ा? फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। याद रखो कि तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फोर्स कौन सा क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज करने वाले हैं जिसके बेसिस पे तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें देखने को मिलेगा। दैट इज देखो ये ऐसा कर रहे हैं, मेरे को तो एडिट करना भी नहीं आता, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं वो? तो हम बात कर रहे थे कि फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि भाई दो चार्जेस है, दो चार्जेस के वजह से कितना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, वो सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब अगर दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो क्या होने वाला है? तो जब दो से ज्यादा चार्ज होंगे, 3 चार्ज हो सकता है, 5 चार्ज हो सकता है, 4 चार्ज हो सकता है, कितने भी चार्जेस हो सकता है, तो दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। क्या यूज करने वाले हैं हम? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट the net force acting on any charge will be equal to the sum, that also the vector sum of all the forces acting on the charge। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ऐसा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज यहां पर है, लेट इट बी योर Q1 एंड ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये ट्राइंगल पे यहां पर तुम्हारा Q1 है एंड यहां पर अपने मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q2 एंड यहां पर एक चार्ज है Q3, ठीक है। दे आर प्लेस्ड ऑन एड्जेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे ये जानना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, तो यहां पर देख के मुझे पता चल रहा है कि Q2 Q1 पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा एंड Q3 Q1 पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। अगर मान लो सभी तुम्हारे पॉजिटिव है तो Q2 Q1 पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ऐसे मैं बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड Q3 Q1 पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये वाला फोर्स को मैं मान लेता हूं F1। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन ये जो भी डिस्टेंस है R1 मान लेते, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर एंड F2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? K Q1 Q3 अपॉन ये डिस्टेंस को R2 मान लो, R2 का स्क्वायर मान लो, ये हो जाएगा तुम्हारा F2। तो द नेट फोर्स इट विल बी इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ F1 प्लस F2। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन? ये वाला एंगल पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है, सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। तो मैं F को ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, ठीक है। इन केस अगर वो इक्विलेटरल होगा तो 60, नहीं तो वो थीटा। आए ये समझ में? तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 3 चार्जेस है इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है। अगर मान लो रेक्टेंगल होगा तो वहां पर तुम्हें कंपोनेंट्स निकाल के वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स निकाल के वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं वो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। तो जैसे क्वेश्चंस आएगा विल बी सॉल्विंग इट, बट ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। आइए समझ में? कोई डाउट है यहां तक? लिख लो इसको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का स्पेलिंग है, आता है SUPERPOSITION। अच्छा, the net force acting on any charge, the net force
acting on the charge will be equal to the vector addition will be equal to the vector addition of all the forces acting on the charges ठीक है, डाउट है यहां तक? क्लियर है ये? लिख लो इसको, फिर हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. हमारे फर्स्ट चैप्टर पे जो भी न्यूमेरिकल है वो सब तुम्हारे कूलम्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है. तो अगेन व्हाट इज कूलम्स लॉ? Coulomb's law states that the force of attraction or force of repulsion between two charges is directly proportional to the product of charge and it is inversely proportional to the square of the distance between them. And formula क्या हो गया Coulomb's law का? F is equal to K Q1 Q2 upon R square. एक और छोटी सी चीज है, Coulomb's law पे जो हमने फोर्स का फॉर्मूला बनाया था उसको वेक्टर फॉर्मेट में, फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला तो हमने लिख रखा है, क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो तो ये तो मैंने बता दिया कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा. इट इज गोइंग टू एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? F वेक्टर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप, वेयर R कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. ठीक है, आगे जाके इस चीज को क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा. ये देखो एरो अंदर चला गया, ठीक है, तो ये लिख लेना. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ Coulomb's लॉ इन वेक्टर फॉर्म. रिप्रेजेंटेशन ऑफ Coulomb's लॉ इन वेक्टर फॉर्म. इतना ही है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर. बस सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं होंगे, बट हाँ फर्स्ट चैप्टर थोड़ा इजी है. हो गया? लिख लिया? लिख लो फटाफट. Done? Next, so let us relate this whole thing with our textbook. जो हमें टेक्स्ट बुक मिला है उसके साथ इस चीज को थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं. तो ये है हमारा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो देखो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये हमने पढ़ा था. रबिंग ऑफ टू बॉडीज इट जनरली कॉजेस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसमें वो वाला दिया हुआ है, कोम को हेड से अगर तुम करोगे और फिर पेपर के पास ले जाओगे. ठीक है, फिर उसके बाद टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड उसके बाद एटॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन. ये मैंने तुम्हें बताया था, जब दो चीजों को तुम रब करोगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मास जो है वो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, जिसके वजह से मास के साथ साथ क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा. एंड उसके वजह से तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट क्रिएटेड बट इट इज जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग ऑफ टू बॉडीज. एंड फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एज अ चार्ज कैरियर एंड चार्ज का ऐसा यूनिट और वो सारे चीजों के बारे में बताया. ये तो हमें पता है कि प्रोटॉन जो है वो जनरली मूव नहीं करता है, तो मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा. एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड कूलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो सारे चीजें दिया हुआ है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम कर दोगे तो when 1 ampere of current flows through a conductor in 1 second then the charge is said to be 1 coulomb. ऐसे करके तुम डिफाइन कर सकते हो. एंड ये चीज भी तुम्हें पता होगा कि व्हाट इज द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. कोई बताएगा व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. एंड व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. फिर देखो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा हुआ है. पहला क्या है? चार्जेस एडिटिव. दूसरा क्या है? क्वांटाइज. तीसरा क्या है? कंजर्व. तो एडिटिव मतलब सबको इन्होंने ऐड किया हुआ है. क्वांटाइजेशन मतलब Q इज इक्वल टू एनी वाला. और कंजर्व मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट.
वही कहानी दिया हुआ है। फिर ये क्वार्क्स के बारे में दिया हुआ है बट उसका कोई काम नहीं है। अभी तो हम यही मान के चलते हैं कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन है, बट बाद में डिस्कवरी हुआ है कि उससे भी छोटा यूनिट है वो है क्वार्क। दो तरीके का क्वार्क होता है, एक होता है अप क्वार्क और दूसरा होता है डाउन क्वार्क। यू से हम अप क्वार्क को रिप्रेजेंट करते हैं और डी से हम डाउन क्वार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन के अंदर दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क होता है। फिर ये तो Q इज इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन है। चार्ज एंड मास कंपैरिजन, तो मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, और चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, द इनहेरिट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। फिर आता है कंडक्टर और इंसुलेटर, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। कंडक्टर मतलब जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। एंड व्हाट इज इंसुलेटर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और वो करंट नहीं कंडक्ट कर सकता है। और ये भी हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में जनरली चार्ज कहां पर देखने को मिलेगा, सरफेस पे, पर इंसुलेटर पे ऐसे करके कुछ होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इंडक्शन क्या है, ये भी हमने देखा कि जब तुम कोई भी चार्ज को पास में ले आओगे कोई भी कंडक्टर से, ध्यान रखना ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये तो सिर्फ नीचे वाला जो स्टैंड है वो इंसुलेटर है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर ये इंसुलेटर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज तुम्हारा अर्थ पे चला जाएगा, इसलिए वहां पे हमको क्या लगाना पड़ा, इंसुलेटर। इंसुलेशन के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। ये फिर अगेन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और दो है, एक होता है पॉजिटिव दूसरा होता है नेगेटिव। फिर लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। एंड स्मॉलेस्ट चार्ज जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज कंसिडर करते हैं, और चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है, और चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, चार्ज इनवेरिएंट रहता है, और चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आए ये समझ में। एंड इसके बाद आया कुलुम्स लॉ। कुलुम्स लॉ क्या कहता है, एफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जिसको हम के भी बोलते हैं। एंड के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹। एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमने देखा 8.85 × 10⁻⁻12। एंड ये सारी चीजें तो हमने अभी अभी पढ़ा है। फिर मीडियम और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हमने भी एक चीज मैंने तुम्हें लिखवाया था, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये है वो छोटा के जो मैं बोल रहा था, विच इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। एंड इसके बाद कुलुम का डेफिनेशन है, कुलुम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट। अभी मैंने लिखवाया कि जनरली यहां पर क्या करेंगे, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड आर कैप को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एंड ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है, 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा, बट डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए यहां पे हम क्या लगाते हैं, माइनस। एंड इंपॉर्टेंस है, कंपैरिजन है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे तो वहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास था, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस था, यहाँ पर भी वही है। बट ग्रेविटेशन में अगर तुम देखोगे तो वहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पर दोनों चीज का पॉसिबिलिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, पर ये जो चीज है ये हमारा मीडियम पे डिपेंड करेगा। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो क्या कहता है, नेट फोर्स इट इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बिफोर गेटिंग इनटू न्यूमेरिकल, पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो क्या है, Q इज इक्वल टू NE। दूसरा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू ER इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पढ़ा था, वैसे याद रखना हो तो वैसे याद रख सकते हो। एंड हाँ, चार्जेस जनरली माइक्रो कुलुम के फॉर्मेट में दिया होगा, तो माइक्रो कुलुम को कुलुम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6। ठीक है। एंड एक पीको भी दिया हुआ है, पीको का मतलब होता है 10⁻12। पीको जनरली कहीं पे यूज नहीं होता, बट और ये भी एक यूनिट है, स्टैटिक चार्ज यूनिट बोलते हैं इसको। तो 1 कूलम इट इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टैटिक चार्ज यूनिट। एंड बस, so now let us start solving the numericals. क्या बोल रहे हैं, IMP? अरे
आईएमपी नहीं मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एंड सेकंड भी कर लेते हैं, फोर्थ भी कर लेते हैं, सिक्स्थ भी कर लेते हैं, एट्थ भी कर लेते हैं, नाइन्थ भी कर लेते हैं। नाइन्थ अच्छा लग रहा है आंसर देख के। और फिर टेंथ। इतना क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है सबको क्वेश्चन क्लियरली? अब दिख रहा है? दिखेगा दिखेगा, एक मिनट एक मिनट। हाँ, कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल separated by a distance this. Charge of an alpha particle is 3.2 into 10 power minus 15. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नींद में से उठ जा बेटा। ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लगाओ और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे जिनको नहीं आ रहा है। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू वन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10⁻⁻15, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो 3.2 3.2 3.2 और 3.2 कैंसिल हो जाएगा। एंड 10⁻⁻15 का स्क्वायर 10⁻⁻30 होगा, वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -19 कितना हो जाएगा? -38 + 30 कितना बचेगा? -8 बचेगा। उसके साथ ये 9 को जोड़ोगे तो एक 10 बचेगा, जिसके वजह से आंसर हो जाएगा 90 न्यूटन। तो इसी तरह से सॉल्व करना है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। आए ये समझ में? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, फिर कौन सा क्वेश्चन करना? तुमने टिक कर लिया ना? सेकेंड क्वेश्चन करना है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जल्दी करो, बातें बाद में करेंगे। बात पे 6:30 के बाद बातें करना है। 6:30 to 7 बातें करना था ना? हाँ।
ये तो डिस्टेंस है ना, आर है ये, आर है ये। क्वेश्चन पढ़, सेपरेटेड बाय दिस, तो वो तो आर हो गया तेरा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻−19। प्रोटॉन का भी 1.6 इंटू 10⁻−19 होगा। और के का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10⁻9। था सेकेंड वाला हो गया सबका। यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, K1 Q2 upon R square. What is the value of Q1? Q2 एंड R का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, आए ये समझ में? बहुत सिंपल है, सिर्फ तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4th वाला करो। 4th वाला बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। 4th वाले में दिमाग लगाओ। प्राइज मनी, हाँ रख देते प्राइज मनी। आंसर तो देख ले। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। कितना स्कैमर आदमी है तू। हाँ मेथड बताएगा तो तेरे को मिलेगा प्राइज मनी। अरे क्या, एक पैसा नहीं, कैसी छोटी बात। बिग प्रोडक्शन। कैसे करेंगे बताओ? फैक्टर एडिशन करना है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। पढ़ लिया क्वेश्चन? छोटा कर दो और करवा दूं? करना है टाइम? ठीक है चलो करो, सॉल्व करो। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो। 2 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, Q and Q are placed at a distance of x and x/2 respectively from a third charge of +4Q. Calculate the magnitude and the nature of Q such that the net force experienced by small q is 0. तो स्मॉल q पे कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं? Q और 4Q। तो ये पता करो कि Q कितना चार्ज लगा, फोर्स लगा रहा है, और 4Q कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो तो तुम्हें कैपिटल Q का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो ये ऐसा सब होता नहीं है शायद, एक्सपेक्ट। तो देखो यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस है। एक है तुम्हारा Q, हो रहा है, रुक जा। एक हो गया तुम्हारा कैपिटल Q, और दूसरा हो गया तुम्हारा स्मॉल q, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x। यहां पर तुम्हारा कौन सा चार्ज आ गया? 4Q आ गया। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? x/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द चार्ज q सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q इज 0। तो पहले तो ये वाले q पे ध्यान से देखना, ये वाले q पे ये वाला q एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो यहां पर सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज पे वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अब जो दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो वो कैंसिल आउट होकर 0 हो सकता है। यानी इसको कौन सा चार्ज होना पड़ेगा? पॉजिटिव, तभी तो यहां पर ये रिपल्सिव फोर्स डेवलप करेगा जिसके वजह से दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हमारा Q जो है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। आए ये समझ में?
अब ये कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन q एंड 4q। तो k इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन x/2 का स्क्वायर। तो यहां पर तुम देख सकते हो ये दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल हो रहा है, स्मॉल q कैंसिल हो रहा है, स्मॉल q कैंसिल हो रहा है, q का वैल्यू क्या आया, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, वो तो आसान रहने नहीं देना है। 6 कौन आके बोर्ड पे सॉल्व करेगा, ये हो बोले मैं घर जा रहा हूँ, अनिश से करवाता है। आदित्य समझ आ रहा है तेरे को, हर्षिता पता चल रहा है, रजनीकांत तेरे को पता चल रहा है। ग्राम फोर्स मतलब क्या होता है, ग्राम फोर्स को पहले तो किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करो और 1 किलोग्राम फोर्स तुम्हारा 10 या 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो वैसे करके तुम लॉजिक लगा सकते हो इफ यू वांट टू नो अबाउट द कन्वर्शन। Two equal charges placed in air separated by a distance 3 meter repel each other with a force of 0.1 gram force. Calculate the mass of either of the charge. बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओह माय गॉड रिहान आया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ये मिटा दूं, देखो 1 किलोग्राम फोर्स is equal to 1000 gram force, and 1 kilogram force it is also equal to 9.8 न्यूटन। तो यहां पर 0.1 जीएफ दिया हुआ है ग्राम फोर्स, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, यानी वो कितना हो जाएगा 0.00 और एक जीरो आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, तो ये इतना किलोग्राम फोर्स है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको किसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, ए क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के साथ, वहां से तुम्हें क्यू का वैल्यू ढूंढना है। तो यू आर हैविंग कैलकुलेटर, सो नो नीड टू वरी अबाउट द कैलकुलेशंस। हाँ, अगर तुम्हें कंपिटिटिव एग्जामिनेशन देना है तो वहां पे कैलकुलेटर तुम्हारा अलाउड नहीं है, और कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में तुम 9.8 की जगह 10 भी कंसिडर कर सकते हो, तो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। हो गया, इजी क्वेश्चन है, कितना टाइम लगाओगे, इसका टेस्ट ले ले कल। कौन सा वेकेशन है भाई तेरा, है क्या हो गया ये देखो हो गया, आगे बढ़े। डन, देखो ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने और भी 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं जो अच्छे हैं, वो भी हमें सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में नहीं यही क्लास में करना है। डन, नेक्स्ट, तो व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीधा 8 नहीं था, बीच में 7 नहीं था। 8 था नेक्स्ट। ठीक है, तो 8 कर लो। 8 कर लो फटाफट। 8 सेम है। बताओ 8। देखो यहां पर, हाँ, ये एक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट का नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में हम अगले क्लास में देखेंगे। बट थोड़ा सा ये समझ लेना कि चार्जेस पे इक्विलिब्रियम पे क्या लॉजिक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स अगर जितना भी लग रहे हो उसके बावजूद भी बॉडी जो स्टेट में है वही स्टेट में रहता है, वो दो तरीके का इक्विलिब्रियम होता है। ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कोई बोलता है कि तुम्हारा दो चार्जेस है, उसके बीच में एक और चार्ज ले आ रहे हैं सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब यह है कि जो चार्ज तुम ले आ रहे हो या कोई भी चार्ज को पकड़ रहे हो उस पर नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? उस पे नेट फोर्स जीरो के बराबर होना चाहिए। तो दिस इज द लॉजिक व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग इक्विलिब्रियम। एंड चार्जेस, ये जो तीन चार्जेस का इक्विलिब्रियम का पॉसिबिलिटी तभी है जब तीनों चार्ज कोलिनियर हो, स्ट्रेट लाइन में होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। एंड जब स्ट्रेट लाइन पे होगा तो हो सके तो अपोजिट चार्जेस होंगे, तो भी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, दूसरा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो एंड वाले में प्रॉब्लम आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक चार्ज हमने कंसिडर कर लिया है, ये मान लो पॉजिटिव है, ये मान लो तुम्हारा नेगेटिव है, और ये मान लो तुम्हारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इस पे ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो पॉसिबल है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। बट ये वाले पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव। और ये वाला पॉजिटिव इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव। तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। अगर मान लो तीनों पॉजिटिव होते तो तुम देख सकते हो कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि नेट फोर्स तुम्हारा जीरो होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि दो चार्जेस है, एक है तुम्हारा 4q और दूसरा है तुम्हारा 2q, एंड इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है x। ठीक है, अब इसमें ऐसा बोला गया है कि वेयर शुड बी अ थर्ड पॉइंट चार्ज विद अ थर्ड पॉइंट चार्ज ऑफ q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो 4q और ये कितना था? 2q है ना। यहां से y डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं हमने एक चार्ज रखा q, और हमको क्या कैलकुलेट करना है? y कैलकुलेट करना है। तो y कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन 4q एंड q, इट शुड बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2q एंड q। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 4q एंड q? k इंटू q इंटू 4q अपॉन y का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू k इंटू q इंटू 2q अपॉन x माइनस वाई का स्क्वायर। आए ये समझ में? k कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, यहां पर बचा तुम्हारा 2। तो ओवरऑल देखो 2 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब जनरली कैसा होता है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेकिंग रूट्स ऑन बोथ द साइड्स कर सकते हैं। तो जब तुम टेकिंग रूट्स ऑन बोथ द साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा? √2, ये y इधर चला जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस वाई, यहां से y का वैल्यू फिर तुम ढूंढ सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। आए समझ में? तो ये वाला स्टेप याद रखना, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स बहुत सारे जगह पे काम आता है। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी वर्ड इक्विलिब्रियम दिखे तो क्या करना है तुम्हें? नेट फोर्स को जीरो कर देना है, या जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको इक्वेट कर देना है। लिखना हो तो लिख लो। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ? मिटा दो इसको।
आ रहा है समझ में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही कर रहे हैं, पता चल रहा है। पर अभी तो फिलहाल तो 3 चार्जेस की कर रहे हैं, वो भी लीनियर कर रहे हैं। अब आगे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि तीसरा चार्ज तुम्हारा ट्राइंगल के कोई भी एज पे हो सकता है, तो वहां पर तुम्हें प्रॉपर वेक्टर वाला करना पड़ेगा, जो हम आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आज फिर ऐसा हो तो यहीं तक रखते हैं। आगे का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में।